नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी वंश की। खिलजी वंश के पीछे की कहानी, ये कैसे स्थापित हुआ, ये हम जान चुके थे पिछले वीडियो में, जब हमने देखा था कि कैसे अंतिम जो शासक होता है गुलाम वंश का या फिर बलबनी वंश का कैमूस, कैसे उसका अंत होता है और उसका जो एक प्रमुख व्यक्ति होता है जलालुद्दीन खिलजी, वह उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि 1290 से 1320 यानी कि सिर्फ 30 सालों तक ये वंश शासन करता है और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे कम समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से खिलजी वंश एक रहा है। यहाँ पर 3-4 शासक ही हमें देखने को मिलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में हमें जानना है वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्थाएं, अलाउद्दीन का प्रशासन और अलाउद्दीन के खासतौर पर दक्षिण अभियान और उसकी नीतियाँ, जो दक्षिण नीति है, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर अक्सर प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, मोहम्मद हबीब और आरपी त्रिपाठी जैसे इतिहासकारों ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा। अब इन्होंने खिलजी क्रांति क्यों कहा? क्योंकि आप क्रांति किसे कहते हैं? जब एक व्यवस्था जो चल रही है उसमें अचानक से एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल जाए, कम समय में एक बड़ा परिवर्तन, उसे क्रांति कहते हैं। तो इससे पहले हम देख रहे हैं कि चहलगानी या फिर जो अमीर है उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। कोई भी अगर सुल्तान बन रहा है तो अमीरों को अपने तरफ मिला के बन रहा है। बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हम देखते हैं पिछले के कालों में, वो हमें खिलजी व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती है। यही कारण है कि इसे खिलजी क्रांति कहा गया है। दूसरी बात, यहाँ पर से साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है और सल्तनत काल में साम्राज्यवाद का जन्मदाता अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है और उसके काल से हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत दक्षिण भारत में भी पहुंचती है और उनके साम्राज्यवाद के विकास की शुरुआत होती है, जिसको चरम स्तर पर ले जाने का काम करता है मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन उसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी करता है, एक करता है। अब देखिए, अब तक के शासक अमीरों, जनता व अन्य लोगों के समर्थन से सत्ता प्राप्त करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि जो खिलजी शासक होता है जलालुद्दीन खिलजी, वह अपने दम पर सत्ता प्राप्त करता है और उस सत्ता को बनाए रखता भी है। और उस सत्ता को बनाए रखने के लिए वह किसी वर्ग विशेष की सहायता नहीं लेता। और दूसरी बात, वह अपने साम्राज्यवाद की शुरुआत भी करते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि हम देखते हैं, हमने बलबन के विषय में पढ़ा, तो बलबन कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करता था कि भाई मैं उच्च कुल से आता हूँ, अप्रसिया वंश से आता हूँ, अब कोई निम्न कुल का व्यक्ति है तो मेरे पास आसपास नहीं भटकना चाहिए। तो यहाँ पर खिलजी वंश के शासकों ने ये बिल्कुल नहीं किया। खिलजी वंश के शासक में हम देखेंगे आगे चलकर जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी को हम जो पद्मावती है, चित्तौड़ की जो रानी है, उन पर, उनके जो पति रत्नसेन, उन पर आक्रमण करने के लिए खास तौर पर जानते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी वाकई इस काल का एक क्रूर शासक था, लेकिन उसकी जो राजनीतिक पकड़ थी या फिर जो राजनीतिक उसकी समझ थी, कह सकते हैं कि सल्तनत काल के बेहतरीन शासकों में से इस मामले में वह था। प्रशासनिक व्यवस्था उसके काल में जो थी, वह दिल्ली सल्तनत की सबसे बेहतरीन, मध्यकाल की बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था उसने भारतीय इतिहास को देकर गया है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, वो भले ही कट्टर धार्मिक नीति का पालन करता हो, लेकिन उसके बावजूद वह कई हिंदू राजा ऐसे होते हैं जिनके साथ में वह मित्रतापूर्ण नीतियाँ बनाए रखता है। अब इसके पीछे ये होता है कि जो खिलजी शासक होते हैं, ये योग्यता पर भरोसा रखते हैं, ना कि रक्त संबंध पर। तो ये जो बलबन है उसकी नीति को त्यागते हैं और रक्त संबंध के आधार पर लोगों को चुनने के बजाय योग्यता के आधार पर अपने अधिकारियों को चुनते हैं। अब देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक ये अगला शासक मतलब संस्थापक रहता है इस वंश का। इसने अपना राज्याभिषेक केकुबाद द्वारा निर्मित केलोखरी महल में करवाया। इसने घोषित किया कि शासन शासितों यानी कि प्रजा की इच्छा पर निर्भर होगा। इसने 1291 में रणथंबोर अभियान किया, लेकिन कुछ माह की घेराबंदी के बाद उसे बिना जीते लौट गया। वह कहता है कि मैं इस किले को अपने सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं समझता।
अब यहाँ पर इसके अलग मायने भी निकलते। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि जलालुद्दीन कह रहा है कि भाई मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, जाने दो इस किले को, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ। अब अगर ऐसा होता तो भाई आक्रमण ही क्यों किया था। तो यहाँ पर यह था कि जो इन्होंने रणथंभौर पर किया था, रणथंभौर राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर ये आक्रमण कर रहे थे, रणथंभौर बहुत ऊंचाई पर स्थित किला है, तो इनके सैनिक पट पट मर रहे थे। तो अब इनने सोचा कि भाई ज़्यादा आक्रमण हुआ तो मतलब ज़्यादा अगर हम यहाँ डटे रहे तो हमारा नुकसान होगा, हमारे सैनिक मारे जाएंगे। तो अब कैसा बोला जाए, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं इस किले को अपने सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं समझता। मतलब इस किले को जीतने से ज़्यादा मेरे सैनिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर उन्हें नुकसान हो रहा है तो फिर जाने दो इस किले को, वैसे भी हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब जीत नहीं पाए बेचारे, तो अब क्या कहेंगे, तो उन्होंने यही कह दिया कि भाई ये किले हमारे लिए मायने नहीं रखते, इसलिए हम जा रहे हैं इसको छोड़ के। तो रणथंभौर अभियान के दौरान जलालुद्दीन खिलजी के एक अधिकारी ताजुद्दीन कुची ने उस पर जानलेवा हमला किया, जो असफल रहा। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी मंडोर जीतता है। अब इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी एक उदार शासक था। उदार शासक का मतलब पहले के, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले के शासक क्या करते थे, एक तो रक्त संबंध के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, और दूसरे वे करते थे, आज के समय में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट अपने पसंदीदा अधिकारियों को नियुक्त करती है, ठीक है, वे योग्य रहें चापलूस रहें वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अब जब बीजेपी सरकार आती है तो फिर वो अपने हिसाब से अधिकारियों को नियुक्त करती है, और उनमें से अगर कोई उनके खिलाफ गया हो पुराने समय में तो वह उसको ऐसी जगह पोस्ट कर देती है तो उसको मज़ा ही आ जाता है। तो कुछ ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं किया। जलालुद्दीन खिलजी ने किया, भाई तुम योग्य हो तो भले ही तुम बलबन के काल में रहे हो तो भी मैं तुम्हें बने रहने दूंगा। तो ये जो छज्जू वगैरह थे इनको बलबन ने नियुक्त किया था। तो छज्जू खां जो बलबन के समय नियुक्त हुआ था उसे ये बनाए रखता है, और उसके विद्रोह करने पर भी उसको ये माफ़ कर देता है, क्योंकि ये जानता है कि छज्जू खां काफ़ी योग्य है। उसको साइडलाइन करके, उसको इग्नोर करके ठीक नहीं होगा। उसको अगर हम हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारी व्यवस्थाओं में काफ़ी सहयोग कर सकता है। तो यहाँ पर ये इस पॉलिसी को अपनाता है। वजीर इनका जो था वह था ख्वाजा खातिर, ठीक है। फिर फ़खरुद्दीन कोतवाल, फ़खरुद्दीन जो था वह दिल्ली का कोतवाल था, तो इसको भी वह पद से नहीं हटाता है। अब यहाँ पर जो जलालुद्दीन खिलजी है उसकी उदार नीति को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि वह कहता है कि मेरे महल के पास से अनेक हिंदू मूर्ति विसर्जन हेतु जाते हैं, फिर भी मैं उन्हें कुछ नहीं करता, क्योंकि अब यह कहता है कि भाई मैं, हमारे इस्लाम में तो मूर्ति पूजा विरोध करता है, मूर्ति पूजा हम सही नहीं मानते। उसके बाद भी मैं इतना उदार हूँ कि अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है या विसर्जन कर रहा है तो मैं उनके काम में टांग नहीं अड़ाता हूँ और उन्हें करने देता हूँ। तो इस तरह से अपनी उदार नीति का बखान कर रहा है। अमीर खुसरो अपने ग्रंथ मिफ्ता उल फुतूह, इसमें हमें जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों की जानकारी मिलती है। लेकिन हर व्यक्ति के कैरेक्टर के अपोजिट एक काम उसका ज़रूर होता है, जैसे हर शासक के विषय में हम ऐसा देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो उदारता है इनकी, इसका एक अपवाद मिलता है। मतलब एक जगह पर ये अपनी उदारता को जेब में डाल के किसी की चिंदी बना देते हैं। अब ये क्या करते हैं, बाबा फरीद जो फ़खरुद्दीन गंज शक्कर के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध सूफ़ी चिश्ती प्रसिद्ध सूफ़ी संत रहे हैं चिश्ती सिलसिले के, तो इनके जो शिष्य रहते हैं सीदी मौला, उनसे हो जाती है जलालुद्दीन की अनबन। अब समझाने की कोशिश करता है जलालुद्दीन, लेकिन वो समझता नहीं है। तो भाई अब समझ नहीं रहा है तो अब कुछ नहीं हो रहा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वह सीदी मौला को हाथी के पैरों से कुचलवा देता है। तो ये उनकी भैया यहाँ पर उनकी उदारता थोड़ी साइड हो जाती है, और यहाँ पर हमें एक क्रूर जलालुद्दीन खिलजी देखने को मिलता है। अब 1292 ईस्वी में मंगोल नेता अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण होता है। मंगोल पराजित होते हैं। मंगोल सेना के साथ उलुग नामक नेता के साथ 4000 मंगोल भारत में रुक जाते हैं और इस्लाम अपना लेते हैं। जलालुद्दीन अपनी बेटी का विवाह उलुग से करवाता है और मंगोलों को सेना में शामिल कर लेता है। साथ ही साथ ये जो मंगोल मुस्लिम धर्म में
शामिल होते हैं और दिल्ली सल्तनत की सेना में शामिल होते हैं, इन्हें नव मुस्लिम कहा जाता है, नव मुस्लिम कहलाते हैं। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा और इसका दामाद भी रहता है अली गोसाब, इसे ही हम आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी कहने वाले हैं। तो अली गोसाब जो कड़ा एवं अवध का इक़्तिदार था, इसने सुल्तान की बिना अनुमति के देवगिरी राज्य, जो कि महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है, यहाँ के जो शासक होते हैं रामचंद्र देव, इनको पराजित कर देता है और यहाँ पर से बहुत ज़्यादा धन, वह क्या करता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा धन उसको मिल जाता है। अब ये बात जब सुल्तान को पता चलती है तो नाराज़ होता है कि भाई एक तो तुमने बिना अनुमति के आक्रमण कर दिया, मैं सुल्तान हूँ, मेरी कोई तो पूछ होना चाहिए ना, और दूसरी बात तुमने आक्रमण कर भी दिया, इतना सारा अपार धन लूटा तुमने, और तुमने मुझे बताया तक नहीं और मुझे 1 रुपये तक नहीं देना, तुमने सही नहीं समझा। तो यहाँ पर फिर अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि भाई साहब, मैं तो आपके ही पास आ रहा था, पता नहीं किसने आपको बता दिया, मैं आपको सरप्राइज़ देने वाला था, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैंने बहुत सारा धन लूटा हूँ, वहाँ के राजा को हरा दिया हूँ। अब ऐसा कुछ कहकर अलाउद्दीन खिलजी माफ़ी मांगने और धन लौटाने के बहाने कड़ा के पास भेंट करता है जलालुद्दीन से, जेके से, और वहाँ पर क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी या अली गोसाब का जो वफादार रहता है इख्तियार हूद, वो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। अब देखो, कई बार फिल्में जो होती है वो समाज का दर्पण होती है और हमें चीज़ों के बारे में जानकारी देती है, लेकिन यहाँ पर जो पद्मावत मूवी आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपको ये देखने को मिलेगी कि जो मलिक काफूर है वो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है। तो ऐसा नहीं है, अभी तक जलालुद्दीन खिलजी का संपर्क अलाउद्दीन खिलजी का संपर्क काफूर से हुआ ही नहीं था, उसको अभी तक खरीदा नहीं गया था। इसलिए ध्यान रखना कि जो जलालुद्दीन है उसकी हत्या अली गोसाब यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का वफादार इत्याद हूद करता है। अब इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को हम 2 पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम उनके उत्तर भारत की नीतियाँ और कुछ महत्वपूर्ण अभियान देखेंगे, जबकि अगले वीडियो में हम उनके प्रशासन को और दक्षिण भारत की नीतियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी यानी कि AK, अब हम यहाँ पर इसको AK से पढ़ेंगे और इसके जो चाचा है उसको JK से पढ़ेंगे। AK मतलब अलाउद्दीन खिलजी, JK मतलब जलालुद्दीन खिलजी। ऐसे शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ें जल्दी भी ध्यान में रहती है और लिखने में समय कम लगता है। तो 1296 से 1316 यानी कि तकरीबन 20 वर्षों तक AK दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब AK ने अपने चचेरे भाई व विश्वस्त उलुग खां को JK यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के जो भरोसेमंद लोग हैं उनको मारने के लिए भेजा। JK के वफादारों को धन के दम पर अपनी सेना अपनी ओर मिलाने का कार्य भी यहाँ पर AK करता है। अब JK की एक पत्नी होती है मलिक ए जहाँ, वह क्या करती है, जलालुद्दीन के एक पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सुल्तान बना देती है। ठीक है, हालांकि उसका कुछ होता नहीं है, उसका भी कल्याण AK जाके कर देगा, लेकिन उसको घोषित कर देती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमें AK की जानकारी के क्या क्या स्रोत मिलते हैं। तो अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह, इससे हमें AK के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है। जयउद्दीन बरनी, इससे हमें तारीख फिरोज शाही, इसका जो ग्रंथ है उससे हमें AK के प्रशासन, बाजार व्यवस्था और धार्मिक नीति की जानकारी मिलती है। इसके समय सल्तनत काल में साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई और इसे अनोखा साम्राज्यवादी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, साम्राज्यवाद की शुरुआत इसके समय पर हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है और बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार ये करता है। इसने राज्य विस्तार और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने का मतलब है बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास किया और बहुत सारी पॉलिसी ये बदल देता है और कई बार ये शरीयत के खिलाफ भी जाता है। तो ऐसा करने वाला यह पहला शासक था। अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार व उसके प्रशासन में अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसके कुछ अगर महत्वपूर्ण अधिकारियों की बात करें तो उसके जो चचेरे भाई थे 4 प्रमुख, वही उसके महत्वपूर्ण अधिकारी थे। नुसरत खां, नुसरत जलेखरी जो रहता है उसका भाई, वह नुसरत खां की उपाधि लेता है। अलमारू बेग उलुग खां की उपाधि, यूसुफ खां जाफ़र खां की उपाधि, संजर अल्प खां की उपाधि,
ये चारों उसके चचेरे भाई थे। और अलाउद्दीन खिलजी खुद की तुलना पैगंबर मोहम्मद साहब से और मोहम्मद पैगंबर साहब से और अपने जो चार भाई हैं उनकी तुलना चार खलीफाओं से करता है। तो इस तरह से वह अपने आप को एक सर्वोच्च व्यक्ति स्थापित करने का प्रयास करता है। मलिक ताजुद्दीन काफूर, जिसे हजार दिनारी या फिर मलिक काफूर भी कहते हैं, दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व करता है। मलिक अला उल मुल्क दिल्ली का कोतवाल होता है और अला उल मुल्क जो होता है वह अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। अलाउद्दीन खिलजी पहले सोचता है कि मैं भी सिकंदर लोदी की तरह पूरी दुनिया को जीतूंगा। वह सोचता है कि मैं भी एक नए धर्म की शुरुआत करूंगा, लेकिन अपने इसी दोस्त के कहने पर वह अपने दोनों नीतियों को छोड़ देता है। अब यहाँ पर मलिक अला उल मुल्क जो कि दिल्ली का कोतवाल और एके का मित्र होता है, एन उल मुल्क मुल्तानी सर्वकायनी जो होता है वह उसका वित्त प्रबंधक होता है। सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही होते हैं। और इस समय मंगोल, यहाँ पर मंगाले लिखा है, इसको ठीक कर लेना, मंगोल शासक दावा खान ने एक के बाद एक अनेक मंगोल अभियान भेजे। इन मंगोल अभियानों में कादर खां, तारगी, ताइबू, सल्दी, इकबालमंद, कबक, कुतुलुक ख्वाजा जैसे अलग अलग जो नेता थे चंगेज़ों के सेनापति वगैरह, उनके नेतृत्व में बहुत सारे अभियान यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। 1299 ईस्वी में कुतुलुक खां के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण के दौरान जाफर खां यानी कि रुस्तम के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, ये मारा जाता है। 1303-4 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में आक्रमण होता है। दिल्ली को घेरा तो अलाउद्दीन खिलजी को समझौता करके यहाँ पर धन देना पड़ा। इस घटना के बाद अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1305 ईस्वी में दिल्ली के पास सीरी का किला बनवाता है। सीरी जो कि एक किला नगर था, इसे बनवाता है और इसे अपनी राजधानी बनाता है। अब इसके बाद में अमीर खुसरो खजाइन उल फुतूह, अमीर खुसरो अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को कुछ उपाधियाँ देता है, कुछ शब्द उसके लिए यूज़ करता है, जैसे युग का विजेता, जनता का चरवाहा। इस तरह से वह अलाउद्दीन खिलजी को संबोधित करता है। जोधपुर से प्राप्त अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा गया है कि सुल्तान के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हुई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के विषय में एक से बढ़ के एक गप मारने वाले लोग इसके समय पर मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं की तुलना सिकंदर से करता है और विश्व विजेता बनने का उद्देश्य रखता है। अपने मित्र दिल्ली का जो कोतवाल होता है अला उल मुल्क, उसके कहने पर वह विश्व विजय का सपना त्याग देता है। हालांकि इसके बाद भी वह अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी लिखवाता है, जिसका मतलब होता है सिकंदर के समान, और वह एक प्रकार से अपने आप को द्वितीय सिकंदर की उपाधि लेता है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, यहाँ कहीं पर लिखा नहीं है लेकिन ध्यान रखना, द्वितीय सिकंदर कौन सा सुल्तान अपने आप को कहता है, तो वह कहता है अलाउद्दीन खिलजी एके। वह स्वयं को पैगंबर के समान, वह अपने चार भाइयों को पैगंबर के चार खलीफाओं के समान बताता है। वह पैगंबर साहब की तरह एक नए धर्म की शुरुआत करने की इच्छा रखता है, जो अपने मित्र दिल्ली कोतवाल अला उल मुल्क की सलाह पर त्याग देता है। सिकंदर एसानी यानी कि सिकंदर के समान, इस तरह से वह सिकंदर एसानी लिखवाकर सिक्के जारी करवाता है। उसके साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में वह प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण मतलब राजा को हटाकर सीधे अपने अधिकारी नियुक्त करके सीधे तौर पर शासन चलाना। तो उत्तर भारत जैसे प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति आज हम कहाँ देखते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें देखते हैं। जैसे कि एलजी के जरिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उसके जरिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार वहाँ पर शासन चलाती है। और कुछ जैसे जहाँ पर आपको गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलेगी, उन केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे लद्दाख वगैरह हुआ, तो वहाँ पर तो और सीधे तरीके से प्रत्यक्ष नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। और ऐसी जगहों पर इसलिए होता है ताकि वह थोड़ी से संवेदनशील होते हैं और वहाँ पर ज़रूरी होता है।
तो यहाँ पर जहाँ पर विद्रोह होने पर ये बहुत जल्दी उस विद्रोह को समाप्त करवा सकते हैं, और जहाँ इन्हें लगता है कि सीधा नियंत्रण होना चाहिए, वहाँ ये प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाते हैं, खास तौर से उत्तर भारत में। गुजरात में 1299 ईस्वी में यहाँ का जो शासक रहता है बघेल वंश का रायकर्ण, उसको युद्ध कर उस पर ये आक्रमण करते हैं और उसको हराते हैं। अब देखो युद्ध करने के क्या कारण थे। तो पहला कारण था आर्थिक कारण। इसमें घोड़ों का व्यापार गुजरात तट से होता था अरब देशों के साथ। अब आर्थिक दृष्टि से यह समृद्ध था। सूरत, भरूच, खंभात जैसे बंदरगाह और बहुत सारे आर्थिक केंद्र यहाँ पर मिलते हैं। अब राजनीतिक कारण भी यहाँ था कि कर्ण बघेल के मंत्री माधव, जिसको लगता था कि अगर वो अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांग ले तो वह सहायता करेगा, और इतना सीधा साधा, इतना प्यारा सा क्यूट अलाउद्दीन खिलजी है कि वह इसकी मदद कर देगा, कर्ण बघेल को पराजित कर देगा और कहेगा कि लीजिए माधव साहब, आप यहाँ के राजा बन जाइए। अब ऐसा इसने सोचा, लेकिन ये निकल गया गधा। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी पहले ही आर्थिक कारणों के चलते गुजरात विजय को रुचि रखता था। अब राजनीतिक कारण के चलते उसको एक बहाना मिल गया कि भाई मैं इसलिए आक्रमण कर रहा हूँ, तो उसने ये बहाना लेकर आक्रमण कर दिया। हालांकि माधव यहाँ नहीं जानता था कि उसको माधव के पास ही पहुँचाया जाएगा, भगवान के पास, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी थी कि वह जो विश्वासघाती हैं उन्हें वह नहीं छोड़ता था। तो बाद में वह माधव को भी मरवा देता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी सिंपल सी पॉलिसी है कि जो अपनों का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर इस पॉलिसी के तहत वह काम करता है। एके की प्रवृत्ति रही, उसे विश्वासघातों को भी मरवाया उसने। एके ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात में सेनाएं भेजी। रास्ते में जैसलमेर पर आक्रमण करके लूटा। कर्ण बघेल पराजित होता है और वह अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण लेता है। और फिर हम देखते हैं कि यही रामचंद्र देव के पास पर भी वह आक्रमण करता है। कर्ण की पत्नी कमला देवी तुर्की सेना द्वारा गिरफ्तार कर दिल्ली भेज दी जाती है, और अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से शादी कर लेता है और उसे मलिका ये जहाँ की उपाधि देता है। तुर्की सेना ने सूरत, भड़ोच, खंभात, सोमनाथ, अहिलवाड़ा को लूटा। यहीं पर अबिसिनियाई इथोपिया हिजड़ा मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीद कर सुल्तान को भेंट किया जाता है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर से ये खरीदा जा रहा है, 1000 दीनार में इसे खरीदा जाता है, इसलिए इसे 1000 दिनारी या 1000 दिनारी भी कहा जाता है, किसको? मलिक काफूर को। अब अलाउद्दीन खिलजी घोषणा करता है कि खुम्स क्या होता है, जब आप युद्ध करते हैं और लूटपाट करते हैं तो जितना लूटपाट पर माल प्राप्त होता है उसका कुछ हिस्सा आपको देना पड़ता है। अब यहाँ पर पॉलिसी पूरी तरह से जो शरीयत के हिसाब से बनी रहती है, तो अलाउद्दीन खिलजी इस नियम को पूरी तरह से उलट कर रख देता है। अब वह कहता है कि जो खुम्स का बड़ा हिस्सा है वह सुल्तान को मिलेगा। इससे पहले नियम होता था कि लूट का 80% लुटेरों को मिलेगा और 20% शासक को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि भाई साहब ये तो सही नहीं है, 80% मिलेगा सुल्तान को और 20% मिलेगा लुटेरों को। तो इस तरह से ये पूरी पॉलिसी चेंज कर देता है। तो अगर हम ये कहें कि ये कट्टर धार्मिक शासक था, तो यहाँ पर ये बात भी गलत सिद्ध हो रही है कि वह फिर शरीयत के नियमों को ही वह उलट दे रहा है। कई सारी ऐसी वह काम कर रहा है जो इस्लाम के खिलाफ है। बहुत सारी ऐसी उसकी घटनाएं देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वह राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। या तो वह खुद के धर्म के खिलाफ हो सकता था या फिर वह गैर मुस्लिमों के खिलाफ हो सकता था। उसे सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना था। अब लूट के माल को लेकर तुर्की जो सल्तनत के सैनिक होते हैं और मंगोल सैनिक जो कि नव मुस्लिम थे, हमने देखा कि वह किस तरह से शामिल होते हैं सेना में, और जलालुद्दीन खिलजी अपनी बेटी का विवाह भी करवाता है उनके नेता के साथ में। तो यहाँ इन दोनों का विवाद हो जाता है गुजरात अभियान के दौरान ही। नव मुस्लिम सैनिक कम संख्या में होते हैं, तो यहाँ पर तुर्की सैनिक उन्हें मारने को आतुर हो जाते हैं।
तो नामुस्लिम सैनिक जो कि मंगोल सैनिक थे वो भाग जाते हैं और मोहम्मद खां और केहू के नेतृत्व में रणथंबोर में शरण ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो शरण देता है यहाँ पर इस क्षेत्र का राजा रणथंबोर का हमीर देव, इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वैसे भी वो यहाँ पर आक्रमण करता ही, जैसे हमने देखा गुजरात को जीतना ही चाह रहा था, लेकिन उसको एक बहाना मिल गया कि भैया तुम्हारे मंत्री माधव ने हमको बुलाया है कि तुम ठीक से शासन नहीं कर रहे तो तुमको हटाना है। इसी तरह रणथंबोर पर भी उसको बहाना मिल गया कि भाई तुमने विद्रोही सैनिकों को शरण क्यों दी। तो रणथंबोर पर वह 1301 में आक्रमण करता है। यहाँ का शासक हमीर देव चौहान होता है। अब युद्ध का कारण रणथंबोर का सामरिक महत्व। अब दक्षिण भारत अगर आपको जाना है या गुजरात मालवा वगैरह आपको जाना है तो आपको रणथंबोर क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। और रणथंबोर एक बड़ा राजनीतिक केंद्र भी था राजपूतों का। तो अगर आप रणथंबोर को पराजित करते हैं तो छोटे बड़े राज्य वैसे ही आपके अधीन हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण था। मंगोल नेताओं को जो संरक्षण उन्होंने दिया वह एक महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण माना जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, नुसरत खां के नेतृत्व में अभियान भेजता AK, लेकिन नुसरत खां यहाँ पर पराजित होकर मारा जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी यानी कि हमारा AK खुद जाता है अभियान करने, और कुछ समय की घेराबंदी के बाद जब उसको लगता है कि भाई साहब अब हम नहीं जीतेंगे तो वह कुटिल नीतियाँ अपनाता है और हम्मीर के अधिकारी रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लेता है और उनकी सहायता से दुर्ग में प्रवेश कर लेता है। और हम्मीर युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है और यहाँ पर रणथंबोर पर इनका अधिकार हो जाता है AK का। रानी रंग देवी होती है वह जौहर कर लेती है। इस जौहर का सजीव वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह ने किया है। कुछ राजस्थानी ग्रंथों में कहा गया है कि रंग देवी ने जल जौहर किया था। हालांकि उन्होंने जल जौहर किया या फिर उन्होंने आग वाला जौहर किया, वैसे तो जौहर उसका ही मतलब होता है कि जौहर का मतलब होता है कि आप आग में अपने आप को भस्म कर लो, मतलब कि आप अपने आप को आग लगाकर समाप्त कर लो। जल जौहर में मतलब कि आप जल में विलीन हो जाओ, जल में डूब के मर जाओ, इस तरह की बातें। हालांकि जौहर का जो शाब्दिक मतलब लिया जाता है वह अग्नि जौहर से ही लिया जाता है कि आप अपने आप को आग के हवाले कर रहे हैं। जैसे हम आगे जब अगले वीडियो में हम चित्तौड़ का पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पद्मावती के साथ में बहुत सारी महिलाओं ने अग्निकुंड में, बहुत बड़े अग्निकुंड में समाहित होकर अपने प्राणों की आहुति दी और सती होकर उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा की। और अलाउद्दीन खिलजी जैसे जो शासक थे जिनकी गलत नज़रें उन पर थी, उन्हें बहुत बुरा तमाचा उनके स्वाभिमान पर यहाँ पर पड़ता है। तो इस तरह से ये पहले वीडियो में हमने पहले भाग में समझा अलाउद्दीन खिलजी की कुछ शुरुआती विजयों के बारे में। अगले वीडियो में हम उत्तर भारत की और महत्वपूर्ण, जैसे 1303 की चित्तौड़ विजय है, हम उसे देखेंगे और भी विजयों को देखेंगे। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान को और उसके प्रशासन वगैरह को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।